हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा सीएमआई का एजुकेटर हमारे यूट्यूब चैनल सीएमआई में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सीएमआई पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखिए दोस्तों, हमने संविधान की प्रस्तावना की बात की, संवैधानिक विकास की बात की। अब संवैधानिक विकास के बाद एक हमने बात शुरू करी भारत के संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकार यानी भाग 3 की। भाग 3 में भी हमने पहले वीडियो में मूल अधिकारों का परिचय देखा, उसके बाद हमने स्वतंत्र समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 देखा। अब आज हम स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से 22 की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि भारतीय संविधान हमें स्वतंत्रताएं देगा। अब स्वतंत्रताएं तो हमें दे रहा है, लेकिन आप सभी ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गया था, उसी दिन से हम स्वतंत्र हो गए थे, हमें स्वतंत्रताएं मिल गई थी। लेकिन भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को यह बताया है कि आपको ये कार्य करने की क्या है, स्वतंत्रता है दोस्तों। अब ये स्वतंत्रताओं में हम बात करेंगे सीधे आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 की। इन 4 आर्टिकलों के माध्यम से हमें हमारी उन स्वतंत्रताओं के बारे में पता चलेगा जो संविधान के द्वारा हमें प्रदत्त हैं, जो हमारे क्या हैं, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। देखिए, कुछ स्वतंत्रताएं हमें मानवीय रूप में मिलती हैं, लेकिन कुछ हमें नागरिक रूप में मिलती हैं। और जो नागरिक रूप में हमें स्वतंत्रताएं मिली हैं वो किसने दी है? हमें भारत के संविधान ने दी है दोस्तों, भारत के संविधान में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 19 की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आर्टिकल 19 की। अब आर्टिकल 19 कह रहा है, आर्टिकल 19 क्या कह रहा है आपकी, कि वो हमारे 6 अधिकार और कैसे अधिकार हैं? स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। इन 6 अधिकारों की क्या करेगा आर्टिकल 19? रक्षा करेगा। क्या करेगा दोस्तों? रक्षा करेगा। अब आर्टिकल 19 में कितने अधिकार दे दिए? 6। तो अब उन 6 अधिकारों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। पहला अधिकार क्या है? आर्टिकल 19 के तहत हमें क्या है, अगर आपको कोई ये कहता है कि आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं, कोई कहता है हमें 6 प्रकार के अधिकार है, तो सभी बातें क्या है, समान है। देखिए, पुस्तक अलग अलग हो सकती हैं, उनमें लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भारतीय संविधान ने अधिकार दिए हैं वो सभी पुस्तकों में हमें क्या मिलेंगे दोस्तों? समान मिलेंगे। तो पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। दूसरी है निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तीसरी है दोस्तों संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 पे है आपका, भारत के किसी भी भाग में, जो भी कोई भाग होगा, भारत का पूरा राज्य क्षेत्र होगा, उसके अंदर संचरण की सुविधा की स्वतंत्रता। और संचरण भी कैसा होगा ये दोस्तों? ये होगा आपका निर्बाध संचरण। कैसा होगा? निर्बाध संचरण। और इधर होगा 5वें नंबर पे आपको निर्बाध विचरण की सुविधा की स्वतंत्रता। और नंबर 6 पे होगा आपको कोई भी वृत्ति या व्यापार या व्यवसाय चुनने या करने की स्वतंत्रता। तो ये क्या है आपके पास? 6 प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि फिर हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करें।
अब बात करेंगे हम सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। अब हमें हमारा संविधान ये अधिकार देगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी बात रख सकते हैं किसी के सामने, हमारे पास जो भी विचार होगा उनकी हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई ऐसा विचार है, आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं, किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं, सरकार के विरुद्ध कुछ कहना चाहते हैं, सरकार के समर्थन में कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या है, स्वतंत्र है। देखिए ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी है। जो हमें स्वतंत्रताएं मिल रही हैं वो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी मिल रही है, राज्यों के खिलाफ भी मिल रही है। लेकिन निजी व्यक्ति चूंकि उसके भी स्वयं के मूल अधिकार है, देखिए निजी व्यक्ति जो है उसके स्वयं के भी मूल अधिकार है, तो उसके खिलाफ हमें उतनी स्वतंत्रता है जिससे उसके खुद के मूल अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है ये पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट जो है सिर्फ किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है। देखिए एब्सोल्यूट जो है हमारे पास राइट टू फ्रीडम है वो सिर्फ राज्य के खिलाफ है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अगर आपने कुछ भी उसके बारे में गलत बोला है तो वो मानहानि के आधार पर आप पर केस दर्ज करवा सकता है, जो राज्य कभी भी नहीं करवा सकता है। राज्य के खिलाफ हमें ये मूल अधिकार दिया हुआ है। अब वाक और अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप क्या चाहें, वाक यानी बोलना, वाक यानी दोस्तों बोलना, और अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करना। देखिए वाक एक ऐसा शब्द है यहां पर कि कोई भी बात आप सिर्फ बोलकर कह सकते हैं। वाक का मतलब क्या है, कोई भी बात आप सिर्फ बोलकर कह सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप अपने विचारों को प्रकट करेंगे। प्रकट करने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए हम अगर किसी से बात करते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहें, या हम मीडिया के माध्यम से अपने विचार प्रकट, अब मीडिया भी क्या है, दो तरह का है, एक प्रिंट और एक टेलीमीडिया। प्रिंट मीडिया जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आती है, तो उनमें हम कोई लेख लिखें और अपने विचार प्रकट करें। टेलीमीडिया यानी हम टेलीविजन या रेडियो इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गए, एक तो बोलने की स्वतंत्रता मिल गई और एक विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिल गई। और ये दोनों स्वतंत्रता एब्सोल्युटली किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ कहेंगे तो व्यक्ति आप पर मानहानि का केस भी दर्ज कर सकता है, इसलिए व्यक्ति के खिलाफ बोलने का नहीं है। क्यों, क्योंकि समानता के अधिकार में व्यक्तियों को भी तो अधिकार दिए गए हैं ना। इससे पहले जब हमने समानता का अधिकार पढ़ा तो उसमें हमने व्यक्तियों का अधिकार देखा, और व्यक्तियों में अगर आप आर्टिकल 17 और 17 के अंदर अगर आपने नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 और SC/ST एक्ट 1989, अगर इन दोनों का उल्लंघन कर दिया कुछ बोलने के चक्करों में, आप अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयास में अगर इन दोनों का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर ये समता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और अगर आपने अस्पृश्यता का जो आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता का उन्मूलन का अधिकार दिया गया है, और वहां पे अगर आपने इन दोनों कानूनों को उल्लंघन कर दिया, इन दोनों कानूनों का, तो आपके खिलाफ न्यायिक प्रावधान किए जाएंगे। इसलिए हमें व्यक्ति के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए, और राज्य के खिलाफ हमें अधिकार क्या है, एब्सोल्यूट दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब निरायुध सम्मेलन। देखिए किसकी बात करेंगे हम, निरायुध सम्मेलन की। सेकंड है जो इसकी स्वतंत्रता है वो है निरायुध सम्मेलन की, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सभा या सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, लेकिन वो सभा या सम्मेलन कैसा होगा, निरायुध यानी बिना किसी अस्त्र या शस्त्र के। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो बिना अस्त्र या शस्त्र के, बिना अस्त्र या शस्त्र के यानी बिना किसी आयुध के। और आयुध क्या है, जो युद्ध करने के काम आता है उसे आयुध कहते हैं। और युद्ध करने में इन दो चीजों की आवश्यकता होती है, तो अस्त्र हो या शस्त्र हो, या तो अस्त्र हो या शस्त्र हो। अस्त्र वो जो हाथ से फेंक करके चलाया जाएगा, शस्त्र जिसे हम दूर से चलाएंगे किसी माध्यम से, लेकिन वो जाकर के सीधे हाथ के संपर्क में ना रहते हुए दूसरे प्रकार से जाकर के किसी के ऊपर हमला करेगा। तो हमें दूसरी स्वतंत्रता किसकी है, निरायुध सम्मेलन करने की। और ये सम्मेलन कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये होने चाहिए शांतिपूर्ण। कैसे होने चाहिए, शांतिपूर्ण होने चाहिए। और ये भी हमें किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है। किसके खिलाफ है दोस्तों, राज्य के खिलाफ।
जो हमें निरायु सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है वो राज्य के खिलाफ है। मैं आपके विरुद्ध नहीं कर सकता, आप मेरे विरुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों ही राज्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, कोई भी संगम या संघ बनाने की, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। देखिए, संगम, संघ या सहकारी समिति, यानी आप अपना एक संघ बनाना चाहते हैं, आप अपनी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों में उनका उल्लेख किया गया है कि आप अपनी कोई भी संघ, कोई भी सहकारी समिति बनाने के लिए आप स्वतंत्र है। जितनी भी आप ये सहकारी समितियां देखते हैं, आप जो ये सहकारी समितियां नाम सुनते होंगे, तो ये सब क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही इनको भी क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए, कुछ समझाने का स्पेशल है नहीं कि कुछ लोग मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर लेते हैं, कुछ लोग मिलकर के अपना एक संघ बना लेते हैं। वो संघ कोई भी हो सकता है, किसी भी नाम से बन सकता है। तो इन सबको बनाने की क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमें स्वतंत्रता दी गई है। और इनकी रक्षा कौन कर रहा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, भारत का संविधान कर रहा है हमारे अधिकारों की रक्षा। अब ये संघ हम जब बना लेंगे तो इनके लिए एक प्रावधान जरूर है कि ये संघ क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। संघ कैसे होने चाहिए दोस्तों, रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा सरकार के तहत, जो गृह मंत्रालय ने जो कानून बना रखे होंगे, सरकार ने जो कानून बना रखे हैं, उनके तहत अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर इसको भंग करने का अधिकार सरकार के पास है दोस्तों। अब नेक्स्ट है निर्बाध संचरण। क्या है, निर्बाध संचरण की सुविधा। निर्बाध संचरण से मतलब होता है कि भारत जो राज्य है, यानी भारत देश जिसकी भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं जो हैं, अगर हम देखें तो भारत की अगर भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं देखें तो ऊपर जम्मू से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, इधर हमारे राजस्थान में, राजस्थान से लेकर के इधर नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर, मेघालय तक, तो इन सब तक क्या है, हमारा भारत का राज्य क्षेत्र है। अब ये जो भारत का राज्य क्षेत्र है, इसके अंदर हमें किसकी सुविधा मिल रही है, निर्बाध संचरण की। इसकी सुविधा मिल रही है संचरण। संचरण यानी जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, क्या होगा, कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये हम टेली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अपना पत्र भेज सकते हैं, वहां पे हम कोई भी सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं, उन पे राज्य कोई भी नियंत्रण नहीं करेगा। जो आप देखते हैं कि आजकल इंटरनेट का प्रयोग इतना विस्तृत हो गया है कि उसके माध्यम से देशों की सीमाएं जब छोटी पड़ने लगी हैं, तो राज्यों की सीमाएं तो अपने आप छोटी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई गलत सामग्री कहीं भेज रहे हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन राज्य कहता है कि निर्बाध संचरण करेगा। राज्य क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्बाध संचरण करने की स्वतंत्रता देगा। अब यहां तक तो ये हो गया। इसके बाद अब जब एक बार 6 स्वतंत्रताएं पढ़ने के बाद जब इनके अपवाद पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि इस पर कितना प्रतिबंध हो सकता है। देखिए, निर्बाध संचरण है, लेकिन संचरण देखिए, अगर आपको कोई अधिकार भी दिए गए हैं तो उन पे कोई ना कोई तो प्रतिबंध लगाया गया है ना, वरना व्यक्ति तो सिर्फ अपने अधिकार जानता है, कभी अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं जानता है। तो अभी हम देखेंगे इनके बारे में कि हमें कौन से तो अधिकार हैं और कौन सा हमारा इनके प्रति राज्य द्वारा हम पर क्या लगाया गया, कोई भी प्रतिबंध लगाया गया। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, निर्बाध संचरण के बाद निर्बाध विचरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता। निर्बाध विचरण। अब हम निर्बाध विचरण की बात कर रहे हैं, यानी राज्य का कोई भी व्यक्ति पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी क्या कर सकता है दोस्तों, विचरण कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है दोस्तों। और क्या कर सकता है, कहीं पर भी निवास बना सकता है। क्या कर सकता है, कहीं पर भी निवास बना सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में। अभी कुछ समय पहले तक जैसे जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर में इन चीजों के लिए प्रतिबंध था कि आप निवास नहीं कर सकते। लेकिन अभी रिसेंटली
जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया है भारत के संविधान से, तो इन दोनों धाराओं के हटने के बाद अब हम पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें जो प्रतिबंध, देखिए प्रतिबंध सबके सेम है। जैसे इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी निर्बाध विचरण के लिए तो हम किन जगहों पे नहीं घूम सकते। जैसे कोई क्षेत्र कैसा है, जनजाति प्रधान क्षेत्र है। कैसा है दोस्तों, जनजाति प्रधान क्षेत्र है। जैसे हमारे मेघालय मणिपुर साइड में गोरो खासी जयंतियां जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनमें जनजातियां निवास करती है। कोई बोडो जनजाति है, और बताएंगे आपको आगे, कभी मैं उनके बारे में चर्चा कर लूंगा। लेकिन जैसे उन जनजातियों की जो संस्कृति होती है, उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम आम लोगों को, जो भारत के समस्त क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन ये जनजाति वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, इनकी संस्कृति भी थोड़ी अलग है और ये हमसे कटे हुए भी हैं। तो ये भारत राज्य क्षेत्र ये कहता है, भारत का संविधान कहता है कि आप इन लोगों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, और अगर प्रवेश भी करेंगे तो उसके लिए भी राज्य से आप अनुमति लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपके लिए निर्बाध विचरण के बाद अंतिम, कि आप कोई भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, वृत्ति या व्यापार। देखिए आप भारत राज्य क्षेत्र में रहते हुए क्या कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति या फिर कहें व्यापार, कोई भी वृत्ति या फिर कहें व्यापार आप क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। क्या है दोस्तों इसका अर्थ, कि आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। अब भारत राज्य क्षेत्र में रहते हुए आप किसी भी प्रकार के किसी भी व्यवसाय को आप अपना सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में रहते हुए आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, आप जो चाहे वो व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये आपको 6 अधिकार दिए हैं, इनके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि इतनी सारी स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ इन पे प्रतिबंध भी है। ये आपके सामने छठी आपकी स्वतंत्रता हो गई, कोई भी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता। और उसका अर्थ क्या होता है, व्यवसाय, आप कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। आप शिक्षक बन सकते हैं, आप चिकित्सक बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक व्यापारी बन सकते हैं, आप किसी के घर में कार्य करके आप सेवा प्रदान कर सकते हैं, आप राजनेता बन सकते हैं, आप ड्राइवर बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप कंडक्टर बन सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर, आप जो चाहें आप जिस सेवा में जा सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो प्रतिबद्ध मान्यताएं हैं, उनकी जो कुछ शर्तें, वो तो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। आप कहें कि मुझे तो स्वतंत्रता है और मुझे आप आईएएस बना दीजिए, कलेक्टर बना दीजिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। कलेक्टर बनने के लिए हमें यूपीएससी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। यूपीएससी अपना एक एग्जाम करवाएगी, उस एग्जाम को पास करने के बाद ही हम एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। और उसके बाद भी जो यूपीएससी और राज्य ने जो प्रक्रियाएं कलेक्टर बनाने तक के लिए फिक्स कर रखी हैं, उन सभी का पालन करने के बाद ही हम क्या बन पाएंगे दोस्तों, एक कलेक्टर बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मेरे पास स्वतंत्रता है, मुझे कलेक्टर बना दीजिए। आप चाहेंगे आप डॉक्टर बन जाए, अरे डॉक्टर तो आप बन जाओगे, लेकिन आपको नहीं आता है इंजेक्शन लगाना भी, तो उसके लिए भी हमारा राज्य कहता है कि आपको एक निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी नीट की, और आपको पढ़ाई करके आपको इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान भी लेना होगा। उसके बाद ही आप क्या बनेंगे, डॉक्टर बन पाएंगे। आपको प्रधानमंत्री भी ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आपको लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनना पड़ेगा। तो व्यवसाय तो आप कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन जब आप कोई भी व्यवसाय चुनेंगे तो उसके लिए जो जरूरी शर्तें हैं वो आपको जरूर पूरी करनी होंगी दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपके सामने कि हमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब ये तो क्या है, हमारे वर्तमान संविधान की कंडीशन, हमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन हमें पहले कितनी स्वतंत्रताएं थी, 7, क्योंकि हमारे पास पहले मूल अधिकार भी कितने थे, 7 मूल अधिकार थे। पहले हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, अब हमारे पास 6 मूल अधिकार है। तो अब हमारे पास जो स्वतंत्रताएं थी पहले 7 थी, किसकी थी, संपत्ति का अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिग्रहण या संपत्ति खरीदने या बेचने की स्वतंत्रता। अब वो स्वतंत्रता वहीं से जहां से हमने संपत्ति के कानून को हटाया। अगर आप लोगों ने वीडियो पिछली देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखें, ताकि आपको संपत्ति के कानून के बारे में कोई नॉलेज मिले। और बाकी मैं आपको यहां बता रहा हूं कि जो 44th
देखिए बाकी चीजें आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगी, मैं आप एक सीधा सीधा फैक्ट बता रहा हूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के कानून को क्या बना दिया हमने, विधिक कानून बना दिया, और वर्तमान में कहां रख दिया उसको, भाग 12 और आर्टिकल 300 ए या के, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन आप दबाएंगे जैसे ही अपनी स्क्रीन पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, हमारा मूल अधिकारों का जो प्रारंभिक परिचय है उसमें आपको दिख जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके उसे विधिक अधिकार बनाया गया, जो कब हुआ, 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ये थे हमारे 6 अधिकार जिनकी रक्षा कौन करेगा, संविधान करेगा, राज्य करेगा। और राज्य हमें कौन कौन से अधिकार दे रहा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा जब हम कहें तो सहकारी संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण करने की स्वतंत्रता, पांचवा है भारत राज्य क्षेत्र में निर्बाध विचरण करने की स्वतंत्रता, और छठा हम कहें तो कोई भी वृत्ति या व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता कहेंगे दोस्तों। अब इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि 7वीं जो स्वतंत्रता थी वो हटा दी गई, लेकिन इन 6 स्वतंत्रताओं के लिए मैं आपसे काफी समय से कहते आ रहा हूं कि इन पर भी क्या कर सकता है राज्य, युक्त प्रबंधन कर सकता है या निर्बंधन कर सकता है। अब युक्त निर्बंधन का अर्थ क्या होता है कि राज्य कुछ ऐसे प्रावधान करेगा जो उचित होंगे, राज्य कैसे प्रावधान करेगा जो उचित होंगे। अब मान लीजिए आपके बोलने से किसी प्रकार का कोई दंगा भड़क जाता है, क्या भड़क जाता है, दंगा भड़क जाता है, यानी लोकहित क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अब मान लीजिए आप एक रैली निकालना चाहते हैं, लेकिन वो रैली आप एक ऐसी जगह से निकाल रहे हैं जहां पर कि कोई अस्पताल है और वो नॉन वायलेंस जोन है, वो क्या है, एक नॉन वायलेंस जोन, और आप वहां पर जोर जोर से नारे लगाते हुए आप क्या निकालना चाहते हैं, एक रैली। या फिर कोई मान लीजिए मानसिक अस्पताल है तो वहां पे बिल्कुल शांति रखी जाती है, वहां से आप एक रैली निकालना चाहते हैं तो राज्य आपको क्या कर देगा, मना कर देगा, क्योंकि उसने किसका आपसे क्या चाहा है, लोकहित, लेकिन लोकहित की आप पालना नहीं कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा है यातायात प्रबंधन, दूसरा क्या है, यातायात प्रबंधन। देखिए जो लोकहित है ना वो आपकी लगभग सभी स्वतंत्रताओं के बीच में आएगा, यानी आप कोई ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जो लोकहित का नहीं है तो वो व्यापार भी आप नहीं कर सकते। आप ये चाहें कि मैं बेचूं, क्या बेचोगे आप जहर बेचना चाहें तो वो लोकहित में नहीं है तो वो नहीं बिकेगा। देखिए आप कहें कि आप पेस्टिसाइड्स बेचते हैं, आप खाद बेचते हैं, आप बीज उर्वरक बेच रहे हैं, वो सब भी जहर है, लेकिन वो जमीन के अंदर तो उपजाऊ है ना, वो केवल उन चीजों को मारता है जो हमें हमारी फसल को नष्ट होने से बचाते हैं, तो वो तो लोकहित का कार्य हो गया। लेकिन आप मानव को मारने के लिए जहर बेचें, आप हथियार बेचें, तो वो चीज क्या है, वो लोकहित नहीं है, तो वो आप वृत्ति कभी भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यातायात प्रबंधन, दूसरी बात क्या है, यातायात प्रबंधन, अगर आप चाहें कि हमें तो मेन सड़क से गुजरने की आजादी दी जाए, चाहे यातायात को अवरुद्ध कर दिया जाए, आप अगर रैली करना चाहते हैं और आप मेन सड़क से होकर गुजरना चाहते हैं तो राज्य आपको मना कर सकता है, राज्य आपको क्या कर सकता है, मना कर सकता है। तीसरा है कि अगर आपने जैसे दंगे, अगर आप कोई भाषण दे रहे हैं और भाषण से क्या हो रहा है, दंगे हो जाए, मान लीजिए क्या होगा, आप ऐसा कुछ भाषण दे रहे हैं और राज्य को लगता है, देखिए किसको लगता है, राज्य को, यहाँ पे राज्य का अभिप्राय क्या हो जाएगा कि संबंधित क्षेत्र के सक्षम अधिकारी, अगर आप छोटे उपखंड स्तर पे हैं तो आपके एसडीएम साहब हो गए, जिला स्तर पे हैं तो आपके कलेक्टर साहब हो गए, या राज्य स्तर पे हैं तो मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री साहब हो गए, तो अगर उन्हें यूं लगा, या फिर पुलिस महकमे में गए तो डीजीपी आईपीएस जो भी ऑफिसर होगा, अगर उनको यूं लगा कि आपके भाषण देने से क्या भड़क सकता है, दंगा भड़क सकता है, तो आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसी प्रकार केवल राज्य हित, लोकहित, सार्वजनिक हित, यातायात प्रबंधन, दंगे होने की दशा, इन सभी में राज्य आप पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, और इस प्रतिबंध को क्या कहा जाता है, युक्त निर्बंधन। क्या कहा जाता है दोस्तों, युक्त निर्बंधन। अब ये तो बात हो गई हमारे सामने इन पर लगने वाले युक्त निर्बंधन की। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बार बार बताता रहता है कि किस प्रकार की तो आपकी स्वतंत्रताएं हैं,
क्या आप इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग यहां पे डाल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, एससी के अनुसार क्या है। जैसे फर्स्ट आपका वाक और अभिव्यक्ति, जो वाक और अभिव्यक्ति क्या है, स्वतंत्रता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं बना रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट आपसे कहेगा, सुनिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आपसे कहेगा कि आपको क्या है, जो देखिए मैंने आपको पहले बता दी वही सारी बातें हैं कि अपने विचार, आपके स्वयं के विचार, अन्य के विचार, आपके स्वयं के विचार, अन्य के विचार प्रसारित करने का आपको क्या है, अधिकार है। जब आप अपने स्वयं के विचार प्रकाशित कर रहे हैं तो आपको वहां पर तो पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन आपको अन्य के विचार प्रकाशित करने का अधिकार कहां से मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें मीडिया की स्वतंत्रता से। जैसे प्रेस हुआ, टेलीमीडिया हुआ, तो इन सब की स्वतंत्रता ये कहती है कि अब देखिए अखबार है, अखबार में मान लीजिए 20 लोगों के लेख आए हैं, तो वो सभी तो अखबार से जुड़े हुए संभव नहीं है, तो 20 लोगों के जो लेख आए हैं उनमें आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या है, अन्य के विचार प्रकट करने की भी, प्रसारित करने की भी क्या है, आपके पास स्वतंत्रता है दोस्तों। दूसरा वही चीज जो अन्य के विचार आ गया, मैंने आपको बताई दिया, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी। तीसरा क्या है, व्यवसायिक। देखिए व्यवसाय क्या है, व्यवसायिक विज्ञापन, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी आप विज्ञापन देना चाहते हैं और वो कैसा है, व्यावसायिक है। देखिए टीवी पर क्या आता है, ऐड आते हैं। टीवी पे अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई भी सीरियल देख रहे हैं, उस समय क्या आता है, ऐड आता है। देखिए फिल्म देखते हुए, यानी टीवी पर आने वाले जो ऐड होते हैं वो कैसे होते हैं, व्यावसायिक विज्ञापन। क्या होता है दोस्तों, व्यावसायिक विज्ञापन, क्योंकि उनमें जो चीजें दिखाई जाती हैं और वास्तविकता में जो चीजें होती हैं उनमें अंतर जरूर पाया जाता है, लेकिन वो सब क्या है, व्यावसायिक विज्ञापन है, इसलिए हम उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर पाते। व्यावसायिक विज्ञापन दिखाने की भी स्वतंत्रता होती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास कि आपका क्या नहीं हो सकता, राज्य आपका फोन टेप नहीं कर सकता, राज्य आपका फोन टेप नहीं कर सकता दोस्तों। फोन टेपिंग के विरुद्ध क्या है, आपको अधिकार है, फोन टेपिंग के विरुद्ध आपको अधिकार है। अब आप कहेंगे कि फोन तो टेप होते हैं, तो फोन टेप जब ही होगा जब राज्य को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और फिर राज्य किससे अनुमति लेगा, सुप्रीम कोर्ट से। जैसे मान लीजिए अगर कोई हत्या हो जाती है और उस हत्या के तार आपसे जुड़े हुए हैं, तो राज्य यानी पुलिस कहेगा या सुप्रीम कोर्ट, सॉरी मान लीजिए कोई भी कोर्ट कह देगा कि आप क्या कीजिए, संबंधित व्यक्ति का फोन टेप कीजिए, जिससे कि आपको अभियुक्त को पकड़ने में आसानी हो पाए, तब हमारा फोन टेप हो सकता है, अन्यथा अन्य किसी कंडीशन में फोन कभी भी टेप नहीं हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल, क्या है नेक्स्ट, कोई भी, ये देख लीजिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको इसका। नेक्स्ट है आपके सामने कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन करने का अधिकार। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो स्वतंत्रताएं दे दी ना वो फिक्स रहेंगी। कोई भी राजनीतिक दल बनाने या ज्वाइन करने का क्या मिल गया दोस्तों में, अधिकार। अधिकार कैसे मिला कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल बना सकते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि आज हमारे देश में जो भी राजनीतिक दल हो हम सिर्फ उन्हीं की सदस्यता ग्रहण करें। हमारे पास क्या अधिकार है, हम चाहें तो स्वयं का भी कोई भी राजनीतिक दल बना सकते हैं। आप देखते होंगे जब चुनाव आते हैं तो नए नए छोटे छोटे राजनीतिक दल काफी सारे अस्तित्व में आ जाते हैं। और अगर आप केवल एक राजनीतिक दल बनाने से समझना चाहें तो जब हमारे देश में भ्रष्टाचार आंदोलन हुआ, लोकपाल विधेयक आंदोलन हुआ और वो अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सका, तो आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय वो उस आंदोलन के क्या थे, संयोजक थे। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बना दी
अपना राजनीतिक खुद का दल बना दिया, आम आदमी पार्टी। तो देखिए राजनीतिक दल बनाने का सबको अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का सबको अधिकार है, ज्वाइन करने का भी सबको अधिकार है। आप अपनी विचारधारा जिस भी संबंधित राजनीतिक दल से वो मेल खाती है उसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर किसी से मेल नहीं खाती है तो आप अपना एक नया दल भी बना सकते हैं। आपका मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये ही दल ज्वाइन करें या बनाएं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने कि आपको क्या मिलेगा, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। देखिए दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतंत्रताएं दी उसके तहत बताया कि आपको प्रत्येक सरकारी गतिविधि की जानकारी का अधिकार है। यानी मान लीजिए सरकार जो बजट बनाती है, अब उस बजट को जो खर्च कर रही है क्या वो सच में लोक कल्याण के कार्यों में खर्च हो रहा है या संबंधित व्यक्तियों की सिर्फ जेबें भरने के कार्यों में खर्च हो रहा है, तो आपको उनको जानने का अधिकार भी है। और यह अधिकार हमें कहां से मिला, आरटीआई एक्ट 2005। देखिए अधिकार तो यहीं से मिल गया, माफ कीजिएगा मेरी लैंग्वेज में थोड़ी गलती हुई कि अधिकार तो हमें कहां मिला, जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 6 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं हमारे पास, आर्टिकल 19 के तहत जो 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं मिली हैं उसमें भी हमें क्या मिला है, एक सुप्रीम कोर्ट ने जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं में दी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है उसकी कि हमें क्या है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है। अब ये अधिकार तो है लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं है, तो संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना करके हमें इन सब की जानकारी लेने का क्या दिया है दोस्तों, अधिकार दिया है। और इस अधिकार के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हम किस प्रकार से जो हमारा बजट है इनको खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा जो आपके सामने अपवाद है वो ये है कि आप सैन्य जो गतिविधियां हैं, सैन्य गतिविधियां या कह दीजिए इसरो की गतिविधियां, और या फिर कह दीजिए आप, मैं इसको हटाना चाहूंगा, सैन्य गतिविधियां, इसरो की गतिविधियां या डीआरडीओ से संबंधित, तो ये जो चीजें हैं ना ये क्या कर रही हैं, ये हमारे देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। अब अगर मान लीजिए आपको कल में आप ये कह दो मुझे तो ये बताइए कि इसरो जो नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है उसमें किस टेक्नोलॉजी के तहत वो चंद्रयान भेज रहा है, क्या क्या कार्य कर रहा है, तो अगर इन सब की जानकारी बिल्कुल खुले में आप सभी के सामने प्रकाशित कर दी जाएगी तो फिर दूसरे देश भी इसको बहुत जल्दी कॉपी कर लेंगे और दूसरे देश हो सकता है कि फिर जो हमारे इसरो ने एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। देखिए इसरो, अगर आप अब कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह छोड़े थे अंतरिक्ष के लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि इसरो केवल भारत के लिए कार्य कर रहा है, इसरो जो कार्य कर रहा है वो सब व्यावसायिक गतिविधियां भी हैं। कैसी हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हैं। अभी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं तो इनको इसरो नहीं कर पाएगा अगर हमने इन सब की जानकारी प्राप्त कर ली। सैन्य गतिविधियां, भारतीय सेना जो बॉर्डर पर होती है वो क्या कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, इनकी जानकारी भी हम नहीं ले सकते। डीआरडीओ मान लीजिए कोई आयुध बना रहा है, क्या बना रहा है दोस्तों, कोई भी आयुध। अब डीआरडीओ अगर कोई आयुध बना रहा है तो वो आपको ये थोड़ी बता देगा कि मैं उस आयुध को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना रहा हूं, क्योंकि अगर डीआरडीओ ने बता दिया तो फिर हम जो टेक्नोलॉजी यूज करके एक नया अस्त्र या शस्त्र विकसित करने जा रहे हैं उसको कोई भी देश खरीदेगा नहीं, वो सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी को कॉपी करेगा और खुद भी बना लेगा। तो ये जो इतने बड़े बड़े रक्षा समझौते होते हैं उनकी तो कोई महत्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां पर आपका सूचना का अधिकार कार्य नहीं करेगा। देखिए इनमें भी कुछ लिमिट्स होती है जिनके अंदर सूचना के अधिकार कार्य करता है, लेकिन प्रत्येक कार्य सूचना के अधिकार द्वारा नहीं हो सकता, हमें प्रत्येक जानकारी नहीं मिल सकती दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी। अब इन पर जो प्रतिबंध के आधार हैं वो भी हम देख लेते हैं, जो इन पर प्रतिबंध के आधार है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है पहला तो भारत की, देखिए वही सब चीजें हैं, भारत की एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता, भारत की एकता एवं अखंडता। दूसरा है राज्य की
दूसरा है राज्य की सुरक्षा और विदेशी, जो राज्य की सुरक्षा है और विदेशी राज्यों से संबंध, विदेशी राज्यों से संबंध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है सार्वजनिक आदेश, नैतिकता। सार्वजनिक आदेश हो गया, नैतिकता हो गया। अब इन आधारों पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। तो इन सब आधारों के आधार पर क्या होगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप एक स्क्रीनशॉट लो इसका। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम इनके बारे में हल्की हल्की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत की एकता और अखंडता, यानी कोई भी हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे भारत की एकता और अखंडता क्या हो, खतरे में आ जाए, उसका जो अस्तित्व है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। दूसरा है राज्य की सुरक्षा, यानी हमारा भारत देश जो सुरक्षित है, किस वजह से सुरक्षित हमारे, देखिए मैंने अभी आपको सैन्य गतिविधियां भी बताया था, यानी हमारी सेना की वजह से भारत का राज्य क्या है, सुरक्षित है। अब सुरक्षित जब भारत का राज्य है तो उसके साथ भी हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर क्या नहीं कर सकते, समझौते नहीं कर सकते। विदेशी राज्यों संबंध, आप अभी एक राजनयिक के पद पे हैं और आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है, तो हमारे तो उसके साथ संबंध खराब हो गए ना। और कूटनीति कहती है, जो भारत की पंचशील का सिद्धांत है वो यही कहता है कि हम विदेशी राज्यों से मधुर संबंध रखेंगे, किसी से भी संबंध हमारे खराब नहीं करेंगे। सार्वजनिक आदेश, मान लीजिए सरकार ने अभी कोई आदेश दिया है, लॉकडाउन के समय में कोविड-19 के तहत आदेश दिया गया है हमें कि हम सभी सारे दिन मास्क बांध के रहें बाहर निकलते समय। देखिए, घरों में मास्क बांधने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि सर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम एक घर पे बैठे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, तो यानी जब हम बाहर जाएंगे तो हम भी मास्क का यूज करेंगे। दूसरा कहेगा कि सार्वजनिक आदेश हो गया, जो प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया। नैतिकता, यानी आप बोलते समय थोड़े नैतिक रहेंगे, ये नहीं है कि आप जैसा मन करेगा उससे उसी प्रकार से गंदी भाषा में भी बात कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा न्यायालय की अवमानना, यानी आप कर सकते हैं कुछ भी लेकिन न्यायालय की अवमानना आप कभी भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये हमने देख लिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार इसको फिर से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर आपने पहले ले लिया था। अब हम आगे बात करेंगे संगम समिति की स्वतंत्रता, इन सब की हमने देखिए बात कर रखी है। देखिए, अब अगर आप कहेंगे कि संगम बनाने की स्वतंत्रता हो गई, निरायुक्त सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो गई, तो इन सब की हमने बात दोस्तों पहले ही कर ली है। और उनके ऊपर भी जो निर्बंधन है, युक्त निर्बंधन है, उनके बारे में हमने बात कर ली कि कोई लोकहित में ऐसा कोई कार्य होगा कि जिसके आधार पर आपका कार्य गलत है, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा दोस्तों। जी दोस्तों, अब नेक्स्ट, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए आर्टिकल 20, अब आर्टिकल 20 आ गया आपका, और 20 कह रहा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध, एक सेकेंड, आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, रक्षण। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, क्या होगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति, या क्या कहलाएगा आपका वो अभियुक्त। देखिए दोस्तों, इसमें इस शब्द का भी यूज किया गया है। अभियुक्त मतलब वो व्यक्ति क्या है, दोषी साबित हो चुका है, लेकिन उस व्यक्ति या कहे कोई कंपनी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ मन माने या दोहरे दंड, मन माने एवं दोहरे दंड से क्या मिलेगी आपको, सुरक्षा मिलेगी।
मनमाना दंड हो गया, दोहरा दंड हो गया, और कहना चाहे हम अतिरिक्त दंड भी। क्या? अतिरिक्त दंड से भी आपको क्या मिलेगी दोस्तों? सुरक्षा मिलेगी। आपको से मतलब नागरिकों को। यह कहना चाह रहा है आर्टिकल 20 कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अभियुक्त भी करार दे दिया गया है तो उसके खिलाफ आप मनमाना या दोहरा दंड या अतिरिक्त दंड नहीं दे सकते। अब यहां पे देखिए मनमाने ढंग से मतलब हो गया कि आप चाहोगे उतना दंड थोड़ी दे दोगे। कानून के अनुसार जो भी प्रक्रिया है उसमें जितना लिखा हुआ दंड है आप वही दंड देंगे। दूसरा है दोहरा दंड। जैसे कोई आप मान लीजिए एक कानून है, अब एक व्यक्ति के खिलाफ दो अलग अलग सजाएं चल रही हैं। अब उसके खिलाफ एक तो मिल गया उसे 7 वर्ष कैद, ठीक है दोस्तों, और दूसरे केस में उसे मिल गया मृत्युदंड। मृत्युदंड अब क्या होगा दोस्तों? उसे एक ही दंड देगा। उसे क्या देगा दोस्तों? एक ही दंड देगा। क्यों? राज्य कैसे देगा एक दंड? मान लीजिए मृत्युदंड है, मृत्युदंड ऊपर है, मृत्युदंड 7 वर्ष के दंड से बड़ा दंड है, तो उसको मृत्युदंड भी मिल गया और 7 वर्ष की कैद भी मिल गई। अब इसमें चूंकि मृत्युदंड बड़ा है और उसमें जनहित उसकी क्षमा याचना लगी हुई है, राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगी हुई है, और राष्ट्रपति ने अगर वो खारिज कर दी और उसका मृत्युदंड ही निश्चित कर दिया तो उसे 7 वर्ष की कैद की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा दोहरा दंड कि उसे ना तो विभागीय, अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है और उसे उसमें अभियुक्त मान लिया जाता है तो उसके खिलाफ न्यायालय ने भी सजा का प्रावधान कर दिया, और दूसरा उसके विभाग ने भी सजा का प्रावधान कर दिया, तो न्यायालय द्वारा जो सजा दी गई है वही सजा उस पर लागू होगी, विभागीय कार्यवाही उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगी। तो ये तो हो गया अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो है कि आपको, जैसे आपने कोई कार्य किया है उससे पहले अगर कोई कानून लागू था, क्या था? कोई पूर्ववर्ती कानून लागू था, जैसे आज आपने कोई क्राइम कर दिया और आज तक कोई कानून पहले से लागू था तो उसके अनुसार आपको सजा मिल जाएगी। एक मान लीजिए आज क्राइम करने के बाद अगर कल से कोई कानून लागू होता है तो उसमें आपको क्या नहीं मिलेगी दोस्तों? सजा नहीं मिलेगी। और कम से कम फौजदारी मामलों में जो क्राइम केसेस होते हैं, फौजदारी मामलों में तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। दीवानी मामलों में फिर भी पूर्ववर्ती विधि द्वारा या कहें भूत लक्षी विधि द्वारा कानून बना दिए जाते हैं जिसमें पहले की डेट से कानून प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन फौजदारी कानूनों में कभी भी कानून पहले की डेट से प्रभावी नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये था आपका आर्टिकल 20। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इसके बाद आपके सामने है आपका आर्टिकल 21। 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कह रहा है आपको? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आपका क्या है? ये अधिकार। अब जो आपके लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य क्या नहीं कर सकता? किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से, जो उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का जो उसका अधिकार है, उससे राज्य वंचित नहीं कर सकता। किसको नहीं कर सकता? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति कोई हो सकता है, या तो देश का नागरिक हो सकता है या कोई विदेशी नागरिक भी हो सकता है दोस्तों। तो क्या नहीं कर सकता? वंचित नहीं कर सकता। अब वंचित राज्य कैसे करेगा? देखिए कोई कानून है, कोई अधिकार है आपके सामने, तो हर अधिकार के लिए कोई ना कोई अपवाद है। तो वंचित अब कैसे करेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए कैसे करेगा दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून जो भी बना दिया गया, इस आपके द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है, कोई भी गुनाह किया जाता है, तो उसके लिए जो कानून बनाया हुआ है उसमें जो दंड विधान है, सिर्फ उसी के आधार पर आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकेगा। कौन कर सकेगा? राज्य कर सकेगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए। अब इसके लिए 1950 में
1950 में क्या हुआ दोस्तों, एक वाद आया जिसका नाम था गोपालन वाद। अब इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्थाएं देगा वही संविधान के द्वारा क्या होंगी, मान्य होंगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्या कर सकता है, आपको राज्य इस स्वतंत्रता के अधिकार से स्वतंत्रता नहीं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से आपको वंचित कर सकता है। और वंचित भी कैसे करेगा, विधि, और विधि भी कौन सी, विधान मंडलीय विधि। यानी कोर्ट ने किसके लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया, किसने बनाया, संसद ने, विधानमंडल ने जो कानून बनाया उसके लिए कहा कि इसके द्वारा तो आपको वंचित किया जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी आपसे कह रहा है कि आपको किसके लिए वंचित किया जा सकता है, विधानमंडलीय विधि द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन यह स्वतंत्रता जो आपकी है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसके खिलाफ अवेलेबल, आपको मनमाने कानूनों के खिलाफ, मनमाने कार्यकारी आदेश या कानून के खिलाफ। जैसे मान लीजिए आपके जो सक्षम अधिकारी है वो एक आदेश जारी कर देते हैं कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। आप मान लीजिए आप जो नॉर्मल आपकी लाइफ जी रहे हैं उससे आपको वंचित कर दिया जाए, आपको नजरबंद कर दिया जाए, तो ऐसे नजरबंद नहीं करेगा, ये इसके विरुद्ध है ये अधिकार, यानी ऐसे आपको नहीं कर सकता। लेकिन अगर विधानमंडल ये विधि बना दी तो उसके खिलाफ वो आपको वंचित कर सकता है। ये किसमें दिया, गोपालन वाद 1950 में ऐसी व्यवस्था दी कि जो राज्य है आपको क्या करेगा, विधानमंडलीय विधि यानी संसद द्वारा स्थापित कानून के तहत ही आपको क्या करेगा, प्राण दैहिक आर्टिकल 21 का उल्लंघन कौन कर सकता है, राज्य कर सकता है। ये तो हो गया 1950 के गोपालनवाद में। अब 1978 में आया आपके सामने मेनका गांधीवाद। क्या आया दोस्तों, मेनका गांधीवाद। अब 1978 के इस मेनका गांधीवाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परिभाषा ही बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें गोपालनवाद में वर्डिक्ट दिया उसकी क्या कर दी, यहाँ पे परिभाषा ही चेंज कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन दोनों के खिलाफ ही हमें ये अधिकार मिलेगा। राज्य को क्या है, मनमाने कार्यकारी आदेश, और राज्य को विधानमंडलीय विधि के द्वारा विधि से भी क्या मिलेगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि विधानमंडलीय विधि अगर गलत है तो उसके खिलाफ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद में ऐसा डिसीजन दे दिया कि आपको संसद द्वारा स्थापित जो भी विधि होगी उसके खिलाफ भी क्या मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी, आर्टिकल 21 में। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इस देश में क्या है, इमरजेंसी भी लगेगी, आपके सामने कहा गया कि जब आपातकाल भी लगेगा ना, क्या लगेगा दोस्तों, आपातकाल, जिसमें आपके सभी अधिकार, मूल अधिकार क्या है, खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। यानी 20 और 21 का अर्थ यह है कि आपका एक तो अपराध के संबंध में दो सिद्धि का जो संरक्षण है, दो सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण मिल रहा था वो आर्टिकल 20, और आर्टिकल 21 आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों तो आपातकाल में भी क्या होते हैं, आपके पास लागू होते हैं। बाकी सभी मूल अधिकार आपातकाल के समय में हटा दिए जाते हैं, कोई भी अधिकार आपके पास नहीं होता है। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद में कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मेनका गांधीवाद में आपको कुछ स्वतंत्रताएं बताई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की। मेनका गांधीवाद भी भारतीय संविधान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण वाद कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या की, व्याख्याएं की। किस किस की व्याख्याएं की, इन स्वतंत्रताओं की, कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के माध्यम से आपको क्या क्या मिलेगा। तो उसने एक बताया आपको कि आपकी निजता का उल्लंघन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आपकी निजता का उल्लंघन, आपकी निजता का क्या नहीं होगा, उल्लंघन नहीं होगा। एक क्या होगा, आपको स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है। एक क्या मिलेगा आपको,
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। एक क्या मिलेगा दोस्तों आपको, मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार। अब ये तो स्वतंत्रता है ना दोस्तों आपकी, ये अधिकार जो आपको मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुल कितने बताए थे, 35। अब चूंकि 35 की बात देखिए यहां पे करना पॉसिबल नहीं है, 35 की बात करने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम चाहिए, तो वो इस वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की उन मुख्य बातों का ध्यान करते हैं जो उसने इस मेनका गांधीवाद में बताई। तो मुख्य बातें देखिए कुछ थी कि आपको क्या है, आपकी निजता का कभी उल्लंघन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आपकी निजता का उल्लंघन नहीं होगा, कि आपकी जो खुद की प्राइवेट लाइफ है, यानी अगर हम देखें तो हम एक व्यक्ति के रूप में हमारी कुछ निजताएं होती हैं, तो उनका क्या नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे आप अगर कहें तो राष्ट्र जो हमारा आधार कार्ड होता है, उस आधार कार्ड में हमारी कुछ निजी पहचान होती है। निजी पहचान जैसे आप सभी देखते होंगे, हमारी फोटो होती है, हमारी पुतलियां होती हैं, उसके अंदर पुतलियों को स्कैन किया जाता है, हमारी उंगलियों को स्कैन किया जाता है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। देखिए पुतलियां हुई और आपकी अंगुलियां हुई, इन दोनों के जो सेंसिंग फिंगरप्रिंट हो गए और आंखों के जो पुतलियों को सेंस किया गया है, वो सब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है, तो वो व्यक्ति की निजता हो गई। अब अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य उस आधार कार्ड को किसी अन्य को हमारी निजताएं बता देता है, हमारे जो भी खुद की पर्सनल क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी डाटा के रूप में संग्रहित है, क्योंकि उसी से हमें एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलती है। अब अगर राज्य बता देता है तो वो क्या करता है, आपकी निजता का उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य क्या नहीं कर सकता, आपकी निजता का उल्लंघन नहीं कर सकता। दूसरा कह रहा है कि आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा। राज्य क्या करेगा, आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा। मतलब अगर आप बीमार हो जाते हैं, तो अगर आप एक निजी अस्पताल में जाएंगे और आप इतने सक्षम नहीं है उसका बिल चुकाने के लिए, तो निजी अस्पताल आपको देखने से मना कर देगा। तो क्या होगा, राज्य आपके लिए क्या करेगा, कुछ अस्पताल बनाएगा, कुछ भी ऐसा कार्य करेगा जिससे कि आपको स्वास्थ्य का क्या मिल सके दोस्तों, अधिकार मिल सके। तीसरा है, राज्य क्या करेगा, आपके लिए स्वच्छ पर्यावरण रखेगा। क्या रखेगा दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण। राज्य ऐसा कार्य करेगा कि उससे हमारा पर्यावरण यानी हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिल सके। एक है आपको मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार। मतलब देखिए, मानवीय गरिमा होती है या फिर मानवीय सम्मान कहते हैं, गरिमा कहते हैं, यानी अगर व्यक्ति भीख मांग के खा रहा है, यदि अगर व्यक्ति को भीख मांगने से अगर भोजन प्राप्त हो रहा है, तो वहां पे व्यक्ति का मानवीय सम्मान क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो जाता है। तो सरकार ऐसा देखिए, सरकार कार्य करती है। अभी कोविड-19 के तहत राहत कार्य चल रहे हैं, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को सरकार ने जो हमारा NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत हमें अनाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जो प्रधानमंत्री अन्न जन योजना होती है उसके तहत भी कुछ अनाज। अब देखिए सरकार ने क्या किया है, चूंकि सरकार को पता है कि कोविड-19 के इन हालातों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, और लॉकडाउन में प्रत्येक व्यक्ति के पास आर्थिक क्रय शक्ति शून्य हो गई है, तो उन्होंने जो अभी तक हमें सस्ती दरों पे अनाज मिलता था वो मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया है। तो राज्य हमें क्या, हमारे पास क्या है, मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। राज्य ने हमें इतना सा गेहूं उपलब्ध करवा दिया है कि हम उसे खा करके अपनी क्षुधा को शांत कर पाए, वरना हमें किस चीज के लिए मजबूर होना पड़ जाता दोस्तों, हमें मजबूर होना पड़ता भीख मांगने के लिए, और अगर भीख मांगने के लिए हम मजबूर रहते तो हमारा मानवीय सम्मान गिर जाता दोस्तों। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे ना दोस्तों, उनको क्या मिलेगा, 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको क्या मिलेगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा भी कैसी, अनिवार्य प्लस निःशुल्क, ये इंपॉर्टेंट है।
35 प्रकार है, 35 आप पढ़ते रहिएगा किताब। अगर और कभी कोई कहेगा कमेंट करके कि सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो हम वो भी अवेलेबल करवा देंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं 35 के 35 जो स्वतंत्रता इसमें बताई गई है सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के मेनका गांधी वाद में बताई है, उनमें मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि 14 वर्ष तक के बच्चे, इनको क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी, और वो भी कैसी मिलेगी? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आता है आपका आर्टिकल 21 के। देखिए ये जो हमने इसमें स्वतंत्रता पढ़ी, यानी एससी ने जो हमारे कुछ अधिकार बताए हैं आर्टिकल 21 के तहत, तो ये जो अधिकार है इसको तो एक अलग से आर्टिकल के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा। अब वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21 के। आर्टिकल 21 के। और आर्टिकल 21 के आपको क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा आपको आर्टिकल 21 के जोड़ दिया। और आर्टिकल 21 के कहता है कि आपको क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। अब यह अधिकार दे दिया, लेकिन अधिकार एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है आर्टिकल 21 के। तो ये किसी नए संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष, देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये क्या जोड़ दिया गया? आर्टिकल 21 के। और आर्टिकल 21 कैसे कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये शिक्षा कैसी होगी दोस्तों? प्राथमिक। देखिए आप जब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप कोई भी शुल्क आपसे राज्य नहीं लेगा। लेकिन अब जब आप प्राथमिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो राज्य कुछ शुल्क आपसे लेना शुरू कर देता है। और ये आपके लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। अब इस शिक्षा के अधिकार के साथ ही हम एक आर्टिकल यहां पे जोड़ के देख लेते हैं दोस्तों। और ये दो आर्टिकल होंगे आपका आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 के। आर्टिकल 51 के। आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी में आएगा, उसके तहत देखिए ये जो आर्टिकल 45 है ये आपको एक ऐसी व्यवस्था देगा और ये कह रहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45। और आर्टिकल 51 के आपको क्या कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य। देखिए 51 आर्टिकल जो 51 के है, तो 51 के क्या है? मूल कर्तव्य है। किसमें जोड़े गए हैं? भाग 4 के में। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आने वाले वीडियोज में हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। देखिए टाइम लगेगा, सबके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि आर्टिकल 45 क्या कह रहा है। आर्टिकल 45 आपको, आर्टिकल 45 कह रहा है आपसे कि राज्य क्या प्रयास करेगा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 51 क्या कह रहा है कि इसके तहत एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को
ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा या कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करवाएगा, शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। और कैसी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। कहां कहा गया ये, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़े गए मूल कर्तव्य, जो कि 51 क में है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे आरटीईएफ 2009 की। उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। अब आर्टिकल से बाहर निकलते हैं हम, और ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके बाद एक शिक्षा संबंधी कानून आया। देखिए 2009 में संसद ने कानून बनाया राइट टू एजुकेशन। क्या कानून बनाया, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा भी कैसा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो यहाँ 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रभावी की गई थी, उसी को कानून बना करके 2009 में लागू कर दिया। और इसके तहत कहा गया कि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय, साथ में लोकतांत्रिक मूल्य और मानवीय गरिमा के साथ बच्चों को, देखिए मैं आपको बताता हूं एक सेकेंड, सामाजिक प्लस आर्थिक न्याय, क्या हो गया दोस्तों, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, और प्लस क्या हो गया, मानवीय गरिमा या सम्मान। सामाजिक और आर्थिक न्याय, व्यक्ति को क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि आप पिछड़े हुए हैं, तो आप सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाएंगे, तो वहां पे शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी तो आप समाज में एक बेहतर स्थान बना पाएंगे। आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा, कि आपके पास पैसा नहीं है, और शिक्षा अगर व्यावसायिक शिक्षा है तो आपको कहां से मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, इसलिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कर दिया। लोकतांत्रिक मूल्य, अब लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर समझा जाता है, तो यहाँ पे गरीब अमीर सभी बच्चों को क्या मिली है, मुफ्त शिक्षा की सुविधा। साथ में क्या है, मानवीय गरिमा और सम्मान, जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो वो किसी भी प्रकार का कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा व्यवसाय या वृत्ति करने में सक्षम हो जाता है, तो उसके पास क्या आ जाता है, मानवीय गरिमा और सम्मान। तो ये इन सब चीजों को देने के लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा कुछ और। तो इन सब चीजों को देने के लिए कहा इस आरटीएफ 2009 में कि एक कैसा विद्यालय होगा, औपचारिक विद्यालय, यानी जो राज्य द्वारा क्या होगा दोस्तों, मान्यता प्राप्त। एक औपचारिक विद्यालय में क्या मिलेगी, बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी। कैसी मिल पाएगी, शिक्षा मिल पाएगी, और वो भी कैसी, पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं आर्टिकल 22 की। अब आर्टिकल 22 आपसे कहता है, आपका जो आर्टिकल 22 है वो आपसे क्या कहता है वो आप देख लीजिए। आर्टिकल 22 कह रहा है कि आर्टिकल 22 क्या कह रहा है आपको, निरोध एवं गिरफ्तारी से क्या मिलेगा दोस्तों, संरक्षण। निरोध एवं गिरफ्तारी से क्या मिलेगा, संरक्षण। अब देखिए आर्टिकल 22 कह रहा है कि आपको गिरफ्तारी संरक्षण। अब पहले हिरासत देख लीजिए आप, जो गिरफ्तारी है वो कितने प्रकार की है, हिरासत क्या है, कितने प्रकार की आपको गिरफ्तारी है। तो गिरफ्तारी क्या है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों,
दो प्रकार की गिरफ्तारी है आपके सामने। एक है दंड विषयक, एक क्या है दोस्तों, दंड विषयक, और दूसरी क्या है दोस्तों, निवारक। देखिए दंड विषयक गिरफ्तारी मतलब जिस व्यक्ति ने क्या कर लिया हो, दंड स्वीकृत कर लिया हो, दंड स्वीकृत कर लिया हो, दंड स्वीकृत कर लिया है। और दूसरा क्या कह रहा है, निवारक। क्या कह रहा है, निवारक, यानी बिना सुनवाई के, इसको क्या किया दोस्तों, बिना सुनवाई अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया, दोषी ठहराया गया। एक कह रहा है कि गिरफ्तारी हमने कैसे कर ली, दंड विषयक कर ली, यानी किसी व्यक्ति ने दंड स्वीकार ही कर लिया है तो आप उसे गिरफ्तार करने के अधिकारी हो गए। एक कह रहा है कि निवारक, यानी बिना सुनवाई द्वारा अदालत द्वारा क्या कर दिया गया, दोषी ठहराया गया है। तो ये जो निवारक होता है ना, ये किस अवस्था में होता है, कि निवारक का मतलब होता है कि व्यक्ति को जो उसने पहले जो गलती की है, पूर्व गलती के लिए तो आप उसे क्या नहीं कर रहे, दंडित नहीं कर रहे, लेकिन जो भविष्य में वो गलती करने वाला था उससे आप क्या कर रहे हैं, भविष्य गलती जो करने वाला था या भविष्य में कोई भी वो भूल करने वाला था उसे आपने क्या कर लिया, रोक दिया। देखिए अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा गलत कदम उठाने जा रहा था और उसको आपने क्या कर लिया, हिरासत में ले लिया, तो अब वो गलत कदम नहीं उठा पाएगा। तो आपने उसकी पूर्व गलती के लिए कोई दंड नहीं दिया है, बल्कि भविष्य में होने वाली उसकी गलती को रोक दिया है। और दंड विषयक जो गिरफ्तारी है वो तो आपको पता ही है कि दंड अगर किसी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है तो उसके लिए दंड विषयक गिरफ्तारी होगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब आर्टिकल 22 में कह रहा है कि जो आपको क्या कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है ना, उसमें भी आपको देखिए कुछ सुविधाएं हैं। आर्टिकल 22 कह रहा है कि साधारण कानून, देखिए कुछ कानून क्या होते हैं, राष्ट्रीय हित हो गए और सुरक्षा कानून होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 हो गया, टाडा हो गया जो 1992 में प्रभावी हुआ था। तो इन अधिनियमों की हम बात नहीं कर रहे। आजकल जो हमारा आतंकवाद निरोध अधिनियम है, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं साधारण कानूनों की बात। साधारण जो कानून है, साधारण मतलब दीवानी और फौजदारी सभी, इन कानूनों के तहत अगर क्या कर लिया गया, कोई व्यक्ति गिरफ्तार क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार है। तो अधिकार पहला तो क्या है कि उस व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है, वकील से परामर्श। देखिए संविधान में लिखा हुआ है कि अपने विधि परामर्शदात्री से परामर्श करने का अधिकार। देखिए संविधान की जो भाषा होती है ना दोस्तों, वो कैसी होती है, भाषा होती है एक विधि लैंग्वेज, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी जो संविधान सभा थी वहां पर ज्यादातर कैसे लोग थे, विधि वेत्ता थे। अब वो सब कैसी लैंग्वेज लिखेंगे, कानूनी लैंग्वेज, लेकिन हम इसे साधारण भाषा में कहेंगे। तो विधि परामर्शदात्री कौन हुआ, वकील हुआ। तो वकील से क्या कर लिया हमने, परामर्श कर लिया। दूसरा है उसकी गिरफ्तारी पर सूचना देने का अधिकार, गिरफ्तारी पर सूचना देने का अधिकार। अरे अगर आपको या मुझे आकर सीधा पुलिस गिरफ्तार करती है तो बताएगी तो सही ना किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, या ऐसे ही गिरफ्तार कर लेगी, तो उसके लिए भी हमें अधिकार दिया गया है। तीसरा है मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थिति, मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थिति, और यह उपस्थिति भी कितनी देर में, 24 घंटे में। और 24 घंटे भी कैसे, यात्रा समय मिलाकर,
यात्रा का समय जब जोड़ करके 24 घंटे के भीतर भीतर अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना होगा, उसे उपस्थित करना होगा। निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना होगा दोस्तों, उपस्थित करना होगा। नेक्स्ट है कि जो इसका दंड अधिकारी यानी मजिस्ट्रेट है वो आपको बिना दंड दिए 24 घंटे में रिहा भी कर सकता है। जो मजिस्ट्रेट है वो आपको बिना दंड दिए 24 घंटे में रिहा भी कर सकता है। तो ये तो आपको आर्टिकल 22 के तहत कुछ अधिकार मिले हुए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी से संरक्षण है ना, ये केवल भारतीय नागरिकों को है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो है वो क्या है कि भारतीय नागरिक ही बस इससे बचे रहेंगे, विदेशी नागरिक बचेगा नहीं। और भारतीय नागरिक भी वो नहीं बचेगा जो मुश्किल नियम, जिनको कहते हैं कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम हो गया, रासुका जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, आतंकवाद निरोध अधिनियम हो गया, इन सब के तहत अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो उसको भी ये सब अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये आपके सामने क्या हो गया, आर्टिकल 22 हो गया। अब इसी आर्टिकल 22 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बातें कही हैं, तो अब हम वो भी देखते हैं। अब आर्टिकल 22 आपसे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि जो आर्टिकल 22 है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, और पार्ट भी कौन सा आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट की दंड विषयक जो प्रवृत्ति थी, तो ये कह रहा है कि ये कुछ आपराधिक क्रियाएं है दोस्तों, आपराधिक क्रियाएं या सार्वजनिक या सरकारी आपराधिक प्रकृति, इनके खिलाफ हो सकता है। ये किसने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर मैं इनमें कहूं तो आपराधिक क्रियाएं आप जानते हैं, सार्वजनिक हित की दंड विषयक आपकी जो गिरफ्तारी है निवारक के तहत वो क्या कर दी, सार्वजनिक हित में कर दी कि आपके अगर बाहर आप घूम रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, तो उनसे दंगे फैल रहे हैं, तो सरकार ने क्या कर लिया, आपको गिरफ्तार कर लिया। और अगर सरकारी आपराधिक प्रकृति, क्या आप अगर सरकारी रूप से अपराध कर रहे हैं या अपराध करने वाले, तो भी आपको निवारक कानून के तहत क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब आर्टिकल 22 के दूसरे भाग यानी दंड विषयक कानून, देखिए आर्टिकल 22 का दूसरा भाग क्या कह रहा है कि आपको दंड विषयक कानून के अंतर्गत यदि गिरफ्तार किया गया है, क्या किया गया है, दंड विषयक कानून के अंतर्गत आप क्या है, गिरफ्तार है, तो आपको क्या है, सुरक्षा प्रदान करेगा। और सुरक्षा भी किस किस को प्रदान करेगा, भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक, दोनों को यह सुरक्षा प्राप्त है। भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक के दोनों को सुरक्षा प्राप्त है। अब इसके तहत क्या कह रहा है कि ये जो दंड विषयक कानून के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया है ना, तो इसकी जो गिरफ्तारी की अवधि है यानी हिरासत अवधि है, ये क्या नहीं हो सकती, 3 महीने से अधिक, 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। अगर 3 महीने से अधिक करना है तो क्या होगा, एक बोर्ड है इनका, वो बोर्ड क्या करेगा, कारण बताएगा, बोर्ड द्वारा कारण बताया जाएगा, बोर्ड द्वारा कारण। देखिए इनकी हिरासत बढ़ाने के लिए एक बोर्ड गठित होगा और बोर्ड क्या करेगा, कारण बताएगा। और ये बोर्ड आप और मैं गठित नहीं करेंगे, इसमें बोर्ड में जो सदस्य होंगे ना वो कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यानी हम कहें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश। देखिए इस बोर्ड का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम अर्हता या आप कहें कि न्यूनतम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आपको आवश्यक है। दूसरा है कि जो निरोध का आधार, यानी अगर आपको 3 महीने से अधिक क्या नाम है
सजा भी बढ़ा दी। दूसरा कि आपको दंड विषय कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और फिर आपको रोका जा रहा है, किसी भी कार्य से क्या कर रहा है, रोका जा रहा है, निरोध किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको क्या होगा, कारण या आधार बताना आवश्यक, आधार बताना आवश्यक। देखिए इसके लिए आपको क्या है, आधार यानी उसका कारण बताना क्या होगा, आवश्यक होगा। और आवश्यक लेकिन कैसे मामलों में होगा, सामान्य मामलों में। जो अगर कोई मामला कैसा होगा दोस्तों, सार्वजनिक हित का, तो वहां पर यह कारण बताना आवश्यक नहीं है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि जो ये व्यक्ति है उसको क्या मिलेगा, प्रतिवेदन का अधिकार, प्रतिवेदन का अधिकार की मतलब ये न्यायालय में अपना जो प्रतिवेदन है वो क्या कर सकता है, रख सकता है कि मुझे आप दंड से मुक्ति दे दीजिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। अब इस विषय में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके सामने अभी मैं रख रहा हूं कि जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ था ना दोस्तों, 44th CA 1978 द्वारा, ये जो मैंने अभी आपको 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती वाली अवधि बताई थी ना, ये इस अमेंडमेंट द्वारा कितनी कर दी गई थी, 2 महीने। लेकिन ये अमेंडमेंट तो कर दिया पर इसको 2 महीने प्रभावी करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया, इसीलिए अभी भी कितनी प्रभावी है, 3 महीने ही प्रभावी है दोस्तों। यानी अभी जो वर्तमान हालात आपको कह रहे हैं वो 3 महीने के लिए कह रहे हैं, प्रावधान 2 महीने का कर चुके हैं लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। अब हमारे संसद ने, लिख लें आप इसको, अब हमारे संसद ने क्या किया है कि कुछ निवारक निरोध कानून बनाए हैं दोस्तों। तो अब उनके बारे में हमें चर्चा कर लें, उनकी एक लिस्ट लिख लें। आप लिख लीजिए हेडलाइन कि संसद द्वारा निर्मित निवारक निरोध कानून। अब इसके कानून क्या है, तो पहला ही है निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। और ये कब बना आपका, 1950 में बना, 1950 में बना और 1969 में क्या हुआ, ये समाप्त भी हो गया। 1969 में इन्होंने निवारक निरोध अधिनियम को समाप्त भी कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने बनाया आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन अधिनियम, प्रबंधन कानून या अधिनियम। तो ये कब बनाया, 1971 में, और खत्म कब कर दिया, 1978 में। देखिए 1971 में कानून बना मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको क्या नाम दिया गया, मीसा। और इस मीसा कानून को 1971 में बनाया गया और 1978 में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और ये कब बनाया गया, 1980 में बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब बनाया गया, 1980 में। देखिए एनएसए, इसको एनएसए कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एनएसए के द्वारा जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है ना, उस पर वो साधारण कानून प्रभावी नहीं होता कि 3 महीने तक आप रख नहीं सकते। आप उसको बोर्ड द्वारा, अगर कोई गठित बोर्ड किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदस्य होंगे, तो ये सब उनकी सहमति के साथ ही आप उसको 3 महीने से अधिक उसकी लोकावधि बढ़ा सकते हैं। तो ये सब एनएसए के कानूनों में प्रभावी नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये देखिए संसद के द्वारा बनाए कुछ कानून है, इनके अलावा भी बहुत से कानून है जिनकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कानून है आपका, वो है टाडा। देखिए ये कानून इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने टेररिस्ट, TADA, जो आतंकवादी गतिविधियां है ना, उनकी वजह से ये कानून बना था। और ये कब बना था, 1985 में बना था और कब खत्म हो गया था, 1995 में। और आप सभी को पता होगा कि हमारे बॉलीवुड के एक सुप्रसिद्ध कलाकार संजय दत्त साहब, संजय दत्त जी जब जेल गए थे ना दोस्तों, वो इसी कानून के तहत
जेल गए थे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। आने वाले समय में हम बाकी अन्य अधिकारों की भी चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। हमारे चैनल CMI पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।